माँ उसे समझा रही थी, दामाद जी सिंगापुर जा रहे हैं, ऐसे में तुम नौकरी पर जाओगी तो बच्चे की परवरिश ठीक से नहीं हो पाएगी। वैसे भी अभी तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है, दामाद जी भी अच्छा खासा कमा रहे हैं, तुम्हारा अपना घर है, गाड़ी है। तुम साफ साफ यह क्यों नहीं कहती हो कि मैं नौकरी छोड़ दूं। तुम भी क्या दकियानुसी बातें करती हो माँ। इतनी मेहनत और खर्च करके मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, वह क्या यूं ही बर्बाद हो जाने दूं। तुम्हें मेरे पास रहकर पिंकी को संभालना है तो तो बोल दो, क्योंकि मेरी सासू माँ भी बहुत ही बहाने बनाने लगी है। मैंने एक नौकरानी से बात कर ली है, वह मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो गई है। वह घर भी संभालेगी और पिंकी को भी देख लेगी। यह बात नहीं है बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, 100 तरह के रोग शरीर में हो गए हैं, अपना शरीर संभालता ही नहीं है, क्या घर देखूं क्या पिंकी को। माँ ने बेटी को समझाते हुए बोला, मैं फिर कहती हूँ कि मैंने इतनी मेहनत करके पढ़ाई की है, मैं उसे बेकार नहीं जाने दूंगी। माँ जी का वह मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो, राकेश बीच में बोला। अभी पिंकी बहुत छोटी है और माँ जी अपने जमाने के हिसाब से बात समझा रही है। पिंकी की चंचल हरकतें बढ़ते जा रही है, 2 साल की उम्र ही क्या होती है। तुम तो नौकरी छोड़ने के लिए बोलोगे ही, आखिर मर्द हो ना। अब जो तुम्हारे जी में आए सो करो। राकेश पैर पटकता हुआ वहां से जाते हुए बोला, परसों मुझे सिंगापुर के लिए निकलना है, महीने भर का कार्यक्रम है, बस मेरी पिंकी को कुछ नहीं होना चाहिए। मेम साहब, मैं बच्ची देख लूंगी, आखिर हमें भी तो अपना पेट पालना है। तुम्हें अपने श्रृंगार से फुर्सत हो तब तो तुम बच्ची को देखोगी। अनीता की सास बीच में आकर बोली, हम जरा बीमार क्या हुए, फालतू हो गए। घर में 100 तरह के काम हैं, सब तरह से भरे पूरे हैं हम। एक बच्ची की कमी थी, वह भी पूरी हो गई, हमें और क्या चाहिए। देखिए बहन जी, आप ही इसे समझाइए कि ऐसे में कोई जरूरी तो नहीं कि यह नौकरी करे। 4 साल तो नौकरी कर ली, अब यह झंझट छोड़े और चैन से घर में रहे। अब मैं आप लोगों के मुंह नहीं लगने वाली, मैं साफ साफ कह देती हूँ कि मैं नौकरी नहीं छोड़ने वाली। मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, मुझे भी अपनी आज़ादी चाहिए। मैं आम औरतों की तरह नहीं जी सकती। आप निश्चिंत होकर चाकरी करो, मैं भी 4 रोटी खाकर यहीं पड़ी रहूँगी, घर और पिंकी को देख लूँगी। मुझे पूरा यकीन है तुम सब संभाल लोगी। यह पुराने जमाने के लोग हैं, आगे की क्या सोचेंगे। मुझ में हुनर है तो मुझे इसका फ़ायदा मिलना ही चाहिए। ऑफिस में मेरा नाम और इज्जत है, आखिर नाम कमाना किसको अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं कहाँ से आई है यह काम वाली। अनीता की माँ उसकी सास से बोली, ना पता है ना ठिकाना है, मुझे इसके लक्षण भी ठीक नहीं दिखते। पता नहीं क्या पट्टी पड़ा दी है इस अनीता को, अनीता की तो मति ही मारी गई है। शीला इस मोहल्ले में झाड़ू पोछे का काम करती थी, उसने अनीता के घर में भी काम पकड़ लिया था। अब वह अनीता की भरोसेमंद बन गई थी। काम के बहाने वह ज़्यादातर यहीं रहकर अनीता की हमराज भी बन गई थी। अनीता उसे पाकर खुश थी, घर में केवल बूढ़ी सास ससुर थे। राकेश अपने काम के सिलसिले से सिंगापुर जा चुका था। उनकी 1 महीने की वहाँ पर ट्रेनिंग थी। 10 दिन तो ठीक ठाक ही चले। नौकरानी के साथ पिंकी हिलमिल गई थी और उसके खान पान रख रखाव में अब कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन शाम को अनीता ऑफिस से घर लौटी तो उसे घर में सन्नाटा पसरा दिखा। आमतौर पर उसके घर आते ही पिंकी उछल उछल कर सामने चली आती थी, मगर आज ना तो उसका और ना ही नौकरानी का कोई अता पता था। आपने पिंकी को देखा क्या? अनीता ने सवाल किया। सास बोली, शीला उसे घुमाने के लिए पार्क में ले गई है, रोज उसे ले जाती है और समय से ले आती है। आज तुम ही ऑफिस से पहले आ गई। अनीता ने राहत की सांस ली और फिर वह किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। फिर उसने 2 कप चाय बनाई, एक सासू माँ को दिए और दूसरा अपने टीवी देखते हुए पी। टीवी देखते हुए अनीता को काफ़ी देर हो गई, पर अभी तक पिंकी और शीला नहीं आई थी।
और अंधेरा भी होने लगा था। आस्ते आस्ते अचानक उसका फ़ोन घनघनाया। अनीता ने लपक कर फ़ोन उठाया। तुम्हारी बच्ची हमारे कब्जे में है। उधर से एक रौबदार आवाज़ आई। बच्ची की सलामती वापस के लिए 30 लाख रुपया तैयार रखना। हम तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देते हैं। तुम कौन हो? कहाँ से बोल रहे हो? अरे भाई, हम 30 लाख रुपये का जुगाड़ कहाँ से करेंगे? हमें बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? 5 लाख के जेवरात है तुम्हारे पास, 10 लाख की गाड़ी है, तुम्हारे बैंक खाते में 7 लाख रुपया बेकार में पड़े हैं और शेखर के खाते में 12 लाख है। घर में बैठा बुढ़ा पेंशन पाता है, उसके पास भी 2-4 लाख होंगे ही। हम ज़्यादा नहीं 30 लाख ही तो मांग रहे हैं। तुम्हारी बेटी की जान की कीमत इससे कम है क्या? अनीता को तो धरती घूमती नजर आ रही थी। बदमाशों को उसके घर के हालत का पूरा पता है, तभी तो बैंक में रखे रुपयों और जेवरात की उन्हें जानकारी है। उसने तुरंत अपनी मम्मी पापा को फ़ोन किया। इसके अलावा कुछ दोस्तों को भी फ़ोन किया। दोस्त लोग आए। सास ससुर बोले कि राकेश को खबर कर देनी चाहिए, पर अनीता बोली कि नहीं, उन्हें हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, हमें ही हैंडल करना है, मैं ही हैंडल करूँगी। और फिर सभी ने मिलकर सलाह मशवरा किया कि इस बात की जानकारी पुलिस को दे देनी चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर घर पर आए, सभी से नौकरानी की जानकारी ली और उसके बाद सभी को पुलिस स्टेशन ले गए। अनीता की आंखों में नींद नहीं थी। इतना बड़ा हादसा हो और नींद आए तो कैसे? रात जैसे आंखों में कट गई। इतनी छोटी सी बच्ची कहाँ किस हाल में होगी पता नहीं। सास ससुर का भी रोते रोते बुरा हाल था। माँ उसे अलग कोस रही थी। और कर लो नौकरी, मैं कर रही थी ना कि बच्चों की देखभाल माँ ही बेहतर कर सकती है, मगर इसे तो अपने समाज की इज्जत और रौब रुतबे का ही ख्याल था। अगल बगल सभी जगह नौकरानी का पता लगाया गया, पर उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा था। उसने जो अपना एड्रेस दिया था वह एड्रेस भी गलत निकला। शाम को फिर बदमाश का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, आपको अपनी बेटी की जान प्यारी हो तो हमें 30 लाख रुपया दे दो, नहीं तो अपनी बेटी की जान से हाथ धोना पड़ेगा। पुलिस घर का फ़ोन रिकॉर्ड कर रही थी। बदमाशों ने अनीता को कहा, तुम 30 लाख रुपया पुरानी फैक्ट्री के पीछे वाले रास्ते पर लेके आना और खबरदार जो पुलिस को बताया तो और अकेले ही आना। तुम्हें तुम्हारी बच्ची मिल जाएगी, हमें हमारे पैसा मिलने के बाद। जैसे अनीता वहाँ पर पैसे लेकर पहुँची, अचानक से पीछे से बदमाश आ गए और बंदूक तानकर अनीता से अटैची लेने लगे। बदमाशों के साथ उसकी नौकरानी भी उसकी बेटी को लेकर खड़ी थी। अपनी बेटी को देखते ही अनीता को पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गया। उसने उसके पिस्तौल को अटैची से दे मारा। पिस्तौल पीछे जाकर गिर गया। अनीता के पीछे पीछे पुलिस भी थी। उन्होंने आकर जोर से एक गोली बदमाश के पैर में लगाया। बदमाश वहीं पर गिर गया। अनीता ने नौकरानी को धक्का देकर अपनी बेटी को अपनी गोद में ले लिया। पिंकी मम्मी को देखते ही बहुत जोर जोर से रोने लगी। अनीता पिंकी को गले लगाकर बहुत ही रोई। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उसे अब अपनी माँ और सासू माँ की बातें ना मानने का बहुत ही पछतावा हो रहा था। बदमाशों को पुलिस इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने अटैची खोली तो उसे हंसी आ गई। अटैची में पुरानी किताबें, पत्रिकाएं और अखबार भरे पड़े थे। उस भारी अटैची को समेट न पाने के चलते ही वह आदमी विनीता के एक धक्के से नाले में लुढ़क गया था। फ्रेंड्स, आजकल के समय में नौकरानी रखना बहुत ही बड़ी रिस्क की बात हो गई है। विश्वास करो, पर इतना भी अधिक विश्वास नहीं करो कि आपकी ज़िंदगी दांव पर लग जाए, क्योंकि आपके बच्चे से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। सफल बनो, पर अपने बच्चों की ज़िंदगी को दांव पर रख कर नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।